we wellness leaders movement are conducting such wellness sessions on every Sunday, where we are helping people to aware and inculcate the wellness modality and healing techniques which helps them for their overall well-being. So many people are inclined towards their wellness, and they are very curious to know what all other ways are there to heal themselves or to keep them healthy and happy. So that's our objective. Every Sunday we are uh, inviting a various different facilitator uh, who can talk about the wellness and healing aspects. This Sunday, it is our indeed privilege to have Renuji with us. Renuji, you are most welcome. It's our indeed pleasure to have you with us. So Renuji is going to talk about the Zen Yoga today. Okay, over to you, Renuji. Please take it forward. थैंक यू मेहुल जी, थैंक यू आप सभी मास्टर्स को और इस वेलनेस लीडर कम्युनिटी को जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सबको जगाने का। इसे बात करना शुरू करना चाहूंगी कि जब हम जाते हैं रास्ते पे, या कभी मैं जाया करती थी छोटी थी तो ये सोचती थी हर जगह हॉस्पिटल 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 दिख रहे हैं, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमको स्वस्थ रखने का कोई तरीका सिखाया जाए, कोई कैसा सेंटर हो। शुरू से मन के अंदर एक इच्छा थी, जिस पे काम करना शुरू किया तो अभी भी निरंतर चल रहा है। जब तक कि एक शरीर में एक जान है तब तक ये काम करते रहेंगे, यही इच्छा है। और एक कम्युनिटी, वेलनेस कम्युनिटी इस तरीके की कम्युनिटी है जो ये बताती है सबको कि सब कुछ तो हमारे अंदर ही है ना। अपनी ही ऊर्जा को हम कैसे औषधि के रूप में इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोग रखें। तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेहुल जी और आपकी टीम को और आप सभी को जो मुझे सुन रहे हैं। और मैं जितना भी जानती हूँ थोड़ा बहुत जो भी, क्योंकि हम हर दिन हर समय कुछ ना कुछ पल पल सीखते हैं, वो लोगों को बांटने के लिए, लोगों को बताने के लिए, सबसे पहले खुद पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। जब हम खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम दूसरे को क्या बता सकते हैं। पहले खुद पे काम करना है, फिर दूसरे को बताना है, जागरूक करना है कि हाँ ये काम करता है, आप भी इसे करिए, जरूर आप ठीक होंगे। कोई भी आदि है, व्याधि है, कुछ भी आपके शरीर के अंदर आ गया है, मन के अंदर आ गया है, आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो आज जो हमारे सेशन का टॉपिक है वो है योगा फॉर डेली लाइफ। कैसे हम रोजमर्रा के जीवन में या जो हम चैलेंजेस ले रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, सुबह उठते हैं और रात को सोने से पहले क्या हम ऐसी चीजों को चेंज करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। उसमें योगा का बहुत बड़ा हाथ है, योग का बहुत बड़ा हाथ है, या यूं कह लीजिए जैसे हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका मैनुअल दिया जाता है। इवन आप तब फोन है, मोबाइल है, हम तरह तरह के लेते हैं, या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं या कोई भी ऐसी चीज लेते हैं, उसका मैनुअल जरूर दिया जाता है। उसी तरीके से हमारी इस शरीर का, जब हम यहाँ इस भौतिक जगत में आते हैं तो हमें एक मैनुअल दिया गया है। वो मैनुअल क्या है? हमारा आयुर्वेद, जिसके अंदर हर एक चीज बताई गई है कि किस तरीके से अगर हम स्वस्थ हैं तो कैसे ही अपनी स्वस्थता को बनाए रख सकते हैं। जब तक ये जीवन के अंदर एक आखिरी सांस तक हम कैसे अपने आप को निरोग रख सकते हैं, और यदि हम बीमार पड़ गए तो क्या ऐसी चीजें करके हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से आयुर्वेद में इसका वर्णन किया गया है। और योग की बात करें तो महर्षि पतंजलि जी ने हमें अष्टांग योग से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप योग द्वारा, योग यानी आत्मा से परमात्मा का योग, आपने ये पढ़ा होगा, भगवत गीता में भी पढ़ा है। हर जगह एक शब्द आता है योग। योग यानी हम सभी के अंदर एक स्थित आत्मा का जब उस हमारे इनर सेल्फ का जब उस हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन हो जाता है तो योग लग जाता है। अभी बीमारियां क्यों आ रही हैं, परेशानियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये योग जो हमको उससे लगाना था
तो उससे ना लगाकर हमने ये सांसारिक चीजों से लगा दिया। अब जब सांसारिक चीजों से मुंह को लगा दिया तो व्याधियां तो आनी ही थी, परेशानियां तो आनी ही थी। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो बुक का जो मेहुल जी ने डाला था ग्रुप के अंदर जेन योगा के बारे में, उस जेन योगा में के जो राइटर हैं पीजे सहर जी ने, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से जो पतंजलि की योग सूत्र थी अष्टांग योग को, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया है कि इस टाइम पर, इस समय की देखते हुए, लोगों की मानसिकता को देखते हुए किस तरीके से हम योग को समझ सकते हैं। उन्होंने बताया कि ब्रेन जो है वो फिजिकल है और मन मेटाफिजिकल है। अब ब्रेन और मन को कैसे समझा जा सकता है? ब्रेन, इसको सिटी स्कैन द्वारा या बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके द्वारा हम अपने ब्रेन को देख सकते हैं, लेकिन मन को कैसे देख सकते हैं? मन को तो देखा नहीं जाता है। तो मन को देखने के लिए, यानी जब भी आपके मन के अंदर कोई विचार आए, आप उन्हें लिख डालिए। जब आप उसको लिखेंगे वो विजिबल हो जाएगा। जब वो विजिबल हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो उन्होंने इस तरीके से बताया कि कैसे आप अपने मन को देख सकते हैं। अब ये जो मन है और ये जो ब्रेन है, इसको किस तरीके से उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से बताया। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहूंगी। उन्होंने कहा अगर ये ब्रेन है तो इसी के अंदर मन है हमारा। हम कहते हैं ना हमारे मन के अंदर ईश्वर का वास है। ये बच्चा भी एक ईश्वर के रूप में है। या जब भी कुछ हमारे अंदर ऐसे विचार आते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, तो शैतान भी हमारे अंदर है और देवता भी हमारे अंदर है, लेकिन वो कहाँ है? वो मन में है। और मन कहाँ है? मन में बताया कि ब्रेन है, तो ब्रेन के ही अंदर मन का मन है। और मन को उन्होंने डिस्क्राइब किया कि वो 4 सेक्शन और 7 सेंटर्स में डिवाइड किया है मन को। अब उसने बताया कॉन्शियस माइंड होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड को उन्होंने बताया जो सेक्शन 1 है, उसके अंदर आता है हमारा IESM, जिसको भगवत गीता में बोला गया है सत्व, रजस और तमस गुण। आई मतलब इंटेलेक्ट, इंटीग्रिटी, और ई का मतलब इमोटिविटी, इमोशनल का सेंटर है यार, और एस है सेंसो वाइटलिटी, और एम है मोबिलिटी। अब इसको देखिए, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्शियस माइंड के अंदर ये 3 चीजें आती ही आती हैं। एक हमारी बुद्धि है, एक हमारी भावनाएं हैं, और एक है हमारे जो जो भावनाएं आती हैं और बुद्धि आती है और तुरंत हम कर डालते हैं। जैसे किसी ने हमें गुस्सा किया, किसी ने हम पर गुस्सा किया, तो हमने तुरंत उसको रिएक्ट कर दिया। या तो हम घर छोड़ के चले गए, या तो हमने कुछ ऐसा कर दिया कि अपने आप को नुकसान पहुंचाया, अपने शरीर को नुकसान बनाया। वो ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि हम सोचते समझते नहीं और तुरंत कर डालते हैं। जब हम ये तीनों चीजें करते हैं तो एक चीज सामने आती है, उभर कर हमको दिखाई देती है, तो हम बताते हैं ये इसका बिहेवियर है, ये इस तरीके के, ये इसकी नेचर ऐसे, ये इसका चरित्र ऐसा है, उस करते हैं। तो पहला सेक्शन हो गया कॉन्शियस माइंड का हमारा, जिसके अंदर आते हैं 4 सेंटर्स, IESM। उसके बाद बताया दूसरा सेंटर इंट्यूशनल सेंटर, इंट्यूशन का सेंटर। वो तब जागृत होता है जब हम इन तीनों पर अपना कंट्रोल, आधिपत्य जमा लेते हैं, जब हम हमारे के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, यानी हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर और हमारे सेक्स ऑर्गन्स पर। जब हम तीनों पर कंट्रोल कर लेते हैं तब हम पहुंचते हैं इंट्यूशन सेंटर पे। ये इतनी जल्दी नहीं आता है, ये अपने ऊपर काम करने पर आता है। और काम कैसे करते हैं, इसकी भी प्रैक्टिसेस आगे बताई गई हैं, जो मैं आपको बताऊंगी, जो निरंतर हम लोग करते रहते हैं। क्योंकि जब हमारे विचार आते हैं तो विचारों का सीधा संबंध होता है हमारी श्वासों से। तो हम जब श्वासों पर काम कर लगते हैं, अपनी सांसों को देखने लगते हैं, समझने लगते हैं, उसको पहचानने लगते हैं, उससे रूबरू होते हैं, और हर समय हमारी सांस ही हमको बताती है। अगर ये फास्ट हो रही है तो समझ जाओ कि अंदर बहुत नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, और अगर ये शांत है, तो अगर ये बहुत स्लो है, धीमी है, डीप में है, तो समझ जाएंगे कि हम शांत हैं। हमारे विचारों में एकदम गैप है, जो भी है वो क्लियर है, कोई धुंधले नहीं है। तो हमें काम करना होगा अपनी सांसों पर। अब जब हमने अपनी सांसों को साध लिया, समझ लिया, निरंतर इस पर काम कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं अपने इंट्यूशन सेंटर पे जाते हैं, जहाँ हमारी कंसंट्रेशन, हमारी आइडेंटिफिकेशन का हमको पता चलता है कि हम कौन है वास्तव में और क्या करने के लिए यहाँ पर आए। उस समय हमारे गुरु, हमारा माँ
मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी एक या तो फिजिकल रूप में हमें कोई गुरु मिलेगा, या हमारे ऐसे गुरु होंगे जिन्हें हम मानते हैं। वो ईश्वर हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं, डिवाइन बीइंग, कोई भी एक यूनिवर्सल एनर्जी या यूनिवर्सल जिसे कहते हैं एक लव, जो हमसे कनेक्ट होता है, जिनको जो हमको लगता है कि हमारे अंदर की आवाज आ रही है, वो होता है इंट्यूशन सेंटर। जब हम कहते हैं ना कि हमें इंट्यूशन आ रही है कि कैसा कुछ होने वाला है, क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन उनके साथ हो गया। उसके बाद जब इनको हम पाल लेते हैं तो हमको मिलती हैं शक्तियां, यानी हमारा ईएसपी, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर डेवलप हो जाता है। उसको बोलते हैं पैरामेंटल सेंटर। परा भौतिक शक्तियां हमें प्राप्त होती है। हम हमने देखा होगा क्लेयरवॉयंस के बारे में देखा, आपने देखा थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाती है। ये सब क्या है? ये वो थर्ड सेक्शन है जब हम अपने फर्स्ट कॉन्शियस माइंड को समझ लेते हैं, अपने इंट्यूशन को जगा लेते हैं, समझ लेते हैं, यानी इंट्यूशन पावर हमारी बढ़ जाती है, और जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, जब ये सब हो जाती हैं, तब चौथा सेंटर आता है आपका ट्रांसजेंडेंटल सेंटर, यानी वो ईश्वर। अगर हम कहते हैं कि ये सारी चीजें हमारे अंदर है ना, हम कहते हैं अपनी जग शक्ति को जगाओ, वो भी हमारे अंदर है। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, वो भी। जब हम कहते हैं ना, हम एकाग्रचित होकर, जब आपने देखा होगा पेंटर होते हैं या म्यूजिशियन होते हैं, बहुत सुंदर म्यूजिक बनाते हैं, धुन बनाते हैं, पेंटिंग बहुत सुंदर करते हैं। वो क्यों? तब वो अपने उस सेंटर में होते हैं, यानी अपनी पूरी एनर्जी को वहां फोकस करते हैं। तो वो भी हमारे अंदर है, और हमारे अंदर इंटेलेक्ट भी है, हमारे अंदर इमोशंस भी हैं, और हमारे अंदर वो कर्म करने की शक्ति भी है, जिसको हम सोच के समझ के कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जब चीजें होती हैं, तब हमको चौथे मिलते हैं परम आत्मा। उस ईश्वर के साथ हमारा एकाकार होता है, यानी एक इनर सेल्फ से कैसे किस तरीके से हम हायर सेल्फ के साथ पहुंच सकते हैं। और मेन हमारा यही उद्देश्य होना चाहिए हम सभी का। हम सभी के सभी इसी काम में लगे हैं, तो हमें पूरा उद्देश्य होना चाहिए कैसे जन जन तक इस चीज को पहुंचाएं, और उन्हें कहें कि आप भी इस पर कार्य करें। भले ही आपने पूरे दिन में अपने आप को 10 मिनट दी, लेकिन दे जरूर। तो हम लोगों की पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इस पर कार्य करें। जब भी जिससे मिले उनकी बातें तो सुने, क्योंकि उनके पास बातें हैं बहुत करने की, लेकिन उन बातों का हमारे से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए बेकार की बातें हैं। लेकिन उनकी बातों को सुन के उसके बाद अपनी बात को उनके ऊपर रखना, यानी उनके पलड़ा, अगर उनको लगता है ये पलड़ा भारी है, तो हमें भी धीरे धीरे उनकी बातों को सुनते सुनते इसको नीचे करके अपने पलड़े को भारी कर देना चाहिए, ऊंचा कर देना चाहिए। कोई ऐसी चीज, कोई एज ए पॉजिटिव बात रखो, कोई ऐसी भारी भरकम विचार उनके ऊपर रखकर कि नीचे के बाकी विचार दब जाएं, नीचे नीचे के जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो दब जाएं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। और इसमें ज़ेन योगा में बहुत सुंदर बताया कि नॉर्मल बीइंग के लिए जो सेंटर्स का जो रेशो होना चाहिए वो होता है 2 4 8 2। 2 यानी हमारा इंटेलेक्ट इतना कम हो गया कि हम किसी की बातों में आ जाते हैं और वो कार्य कर लेते हैं। ऐसे 4 हमारे इमोशंस हैं, किसी की बातें हमने सुनी, एक विचार आया, नेगेटिव थॉट आया, भावनाएं उसमें बह गई, यही होता है। हम किसी के लिए बरसों से कुछ अच्छा कर रहे हैं, करते चले आ रहे, करते चले, एक दिन हमें पता चलता है कि जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया, असल में वो अंदर से तो हमारे लिए भरा पड़ा है, उसके अंदर बहुत हमारे लिए बुरी भावनाएं हैं। अब क्या होता है, बस ये विचार सुनते ही किसी के मुख द्वारा या कुछ देखने के द्वारा, जो हमारी 5 सेंसेस के द्वारा हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, सुन लिया। अब इस सुनने से ही हमारी क्या गई, हमारे इमोशंस हमारे थॉट के साथ मिक्स हुए, साथ में हमारे सेंस ऑर्गन उसके साथ मिक्स, सेक्स ऑर्गन हुए, सेक्स जो कि कुछ सोचता समझता नहीं और तुरंत रिएक्ट करता है। जब वो तीनों मिलके, तो कहाँ मोबिलिटी होगी, कहाँ मूवमेंट होगी बॉडी में, वो तो गलत ही दिशा की तरफ जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल जो आम आदमी है उसका रेशो है 2 इंटेलेक्ट, 4 इमोटिविटी और 8 सेक्सो, यानी सेंसो वाइटलिटी, यानी जो हमारा सेक्स ऑर्गन है। बिना सोचे जानवर की तरह, हम सभी के अंदर एक जानवर भी है, तो वो जागृत हो जाता है। जब वो जागृत होता होगा, आपने देखा होगा कि लोग ऐसे जानवरों जैसे बिहेव करने लगते हैं, यानी तब वो चीज पावरफुल हो जाती है। तब हम ये शांति की बातें उसके सामने करेंगे, किसी के सामने करेंगे, वो नहीं करेंगे। और जो नेगेटिव थॉट से भरपूर है, उनके सामने भी बात करने का कोई फायदा नहीं, रिजल्ट 0 ही आएगा।
तो क्या करना है, कैसी चीजों को ठीक कर सकते हैं, हम धीरे धीरे अपने इसी रेशो को बढ़ाते बढ़ाते इस पे काम करते, कैसे बढ़ाएंगे, अपने श्वासों को देखकर, अपने लिए समय निकाल कर कुछ समय अपनी श्वासों को देखना शुरू करेंगे कि कैसी है, बैठना शुरू करेंगे अपने आप के साथ, एकदम सही पोस्चर को रखेंगे, पोस्चर भी हमारा सही नहीं रहता, उससे भी बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं, रोजमर्रा के जीवन में अपनी सांसों पर ध्यान देकर, अपने खाने पर ध्यान देकर। अभी हम खाना कैसे खाते हैं, खाना तो खा रहे हो, सामने टीवी चल रहा होगा, जो भी उसमें आ रहा है वो सब हम ग्रहण कर रहे हैं, सब हम ले रहे हैं, वो सब लेते लेते हम खाना खा रहे हैं, तो क्या वो काम करेगा, नहीं काम करेगा वो। ऐसा ही हो रहा है, यानी कितनी पौष्टिक से पौष्टिक चीज आपने बना के रखी है, लेकिन अगर आपने उसका शुक्रिया अदा नहीं किया, जिसने उसको बनाया उसके शुक्रिया अदा नहीं किया, उस भोजन का जैसे कैसे वो हमारी थाली में आया, हमने शुक्रिया अदा नहीं किया, तो वो हमको नहीं लगेगा। एक खाने पर ध्यान देकर कि किस तरीके से खाना खाना, कितना कितना खाना है, ये सभी के सभी प्रैक्टिसेस में बताई गई हैं कि हमें खाना खाना है तो पूरी एकाग्रता के साथ कोशिश करें। उसमें तो लिखा है कि आपको पूरे दिन में 2 से 3 कौर खाना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो हमें धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को करते हुए आगे बढ़ना है। अगर हमने इन प्रैक्टिसेस कर लिया तो एक आम आदमी 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर, जैन योगा कहती है, अपने आप को चेंज कर सकता है। चेंज करना मतलब क्या, चेंज तो निरंतर हम हो रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस हर समय बढ़ रही है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कोई, किसी में भी वो कॉन्शियसनेस है, वो बढ़ रही है, लेकिन वो किस दिशा में बढ़ रही है हमें देखना है। अगर हम ज़ेन योगा पढ़ते हैं या कोई भी चीजों को हम सुनते हैं, तो अगर हम साइकिल के स्पीड से चल रहे हैं तो हम धीरे धीरे स्कूटर पे आएंगे, फिर हम कार पे आएंगे, फिर हम ट्रेन में आएंगे, फिर हम प्लेन में आएंगे, फिर हम रॉकेट, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। कब, लेकिन जब हम उस पर काम करने लगते हैं। ज़ेन योगा हमें यही बताती है। तो अगर हमारा रेशो 2-4-8-2 है, यानी हम इसी में उलझे हुए हैं, आप अपने आसपास किसी भी ऐसे इंसान को दे सकते हैं जो परेशान है, जो खिन्न है, जो कोई भी बात को शुरू करने से पहले बोलता है हाँ सब ठीक रहा है, ठीक चल रहा है, बीत रहा है, काट रहे हैं, तो उसका रेशो 2-4-8-2 है। कैसे इसको ठीक करें, इसका रेशो ज़ेन योगा बोलती है हमें लाना है 5-2-2-1, यानी 5 हमारा इंटेलेक्ट होना चाहिए, 2 हमारे इमोशंस होने चाहिए, एस हमारा सेंस ऑफ वाइटलिटी भी 2 होना चाहिए, तब जाकर हमारा 1 मोबिलिटी बनी। कहने का उन्होंने मतलब ये बताया कि जब हम अपने इंटेलेक्ट को इतना बढ़ा देंगे, यानी कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई तो हम उसके रूट कॉज पे जाएंगे कि अगर मेरे सामने ये सिचुएशन आई है, किसी ने मुझे बुरा भला कहा है, तो क्यों कहा है, हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। हम जब साइंस में होते थे लेबोरेटरी में, तो हम डायसेक्शन किया करते थे ना, किसी भी एक चीज को लेकर उसका डायसेक्शन किया जाता था, कोई भी एक हम जानवर, ठीक उसी तरीके से हमने उस चीजों का और बातों का डायसेक्शन करना है कि बात आई तो क्यों आई, किस लिए आई, यानी पूरा फोकस हम पर होना चाहिए। अगर बात हमने सही की थी तो क्यों हम गिल्ट में हैं, ये भी देखना है। लेकिन अगर हमने बात सही नहीं की तो हमको सामने जाकर सॉरी भी बोलना है, और ये देखना है कि जहां गलती हुई उसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये काम तब होगा जब हम अपना इस पे काम करते रहेंगे, हम अपने सोने पे, अपने खाने पे, अपने बोलने पे, अपने डे टू डे लाइफ की जो चीजें होती हैं उसको देखें। बेसिकली काम हमने अपने विचारों पर करना है, विचारों पर और अपने इमोशंस पे। जब हम इन पे काम करना शुरू करते हैं, अपने सेक्शन 1 को जब हम अच्छे से मजबूत कर लेते हैं, यानी हमारे अंदर जो सत्व, हमारे अंदर का जो तमस और रजस गुण पर जब हम विजय पा लेते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं अपने सत्व गुण पर। और जब जैसे ही हम सत्व गुण हासिल करते हैं, हमारा जो मनस होता है, जो चौथा गुण था जिसको मोबिलिटी बोलते हैं, ये मन पूरी तरीके से बदल जाता है, ये इसको जीवन देखने का नजरिया पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो जब हम इस पे काम करते हैं, आगे के हमारे सेक्शंस खुल जाते हैं। ऐसे ही इसका जिक्र पतंजलि ने अपने कहा है विभूति पाद, साधन पाद, साधना पाद और कैवल्य पाद के अंदर इसको बताया गया है, अपने श्लोकों के माध्यम से किस तरीके से हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हम अपने थॉट्स को और इमोशंस पर कंट्रोल कर लें, तो ऑटोमेटिकली इस सेंटर हमारे
गुलाम बन जाएगा। तो इंटेलेक्ट को क्या करना है, अपने इमोशंस और अपने सिक्स सेंटर यानी इन दोनों चीजों को काबू में लाना है, तब हम जाकर अपने आई सेंटर को 5 बना सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए करना ये होगा कि परमहंस योगानंदा जी ने कहा था, एक बहुत प्यारी उनकी बुक में मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि हमारे अंदर ज्योति प्रज्वलित होती है। वो ज्योति कैसे तेज होती है या कैसे वो जलती रहती है, जब हम ईश्वर से कनेक्ट होते हैं। ईश्वर की अपार ज्योति हम सभी के अंदर प्रज्वलित हो रही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, अपने आप के साथ एक होते हैं, तो उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस ईश्वरी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। और जैसे वो हमारे अंदर ग्रहण करती है, तो हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ मिलियन सेल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो क्या होते हैं, वो जलने लग जाते हैं। जैसे हमें लाइट आती है ना, हमारी बॉडी खुद जगमगाने लगती है, यानी हमारा रोम रोम खिल जाता है, हम एक आनंद से भर जाते हैं। जो इंसान बिना किसी शिकायत के, बिना उसको जीवन से कोई शिकायत है, अपने जीवन को जी रहा है, आनंदित है, खुशी है, आप समझ लीजिए उसके अंदर ईश्वर खुद विराजमान है। जब हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि तत्वमसि, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब ये है कि हम ही ईश्वर हैं। तो हम ईश्वर कैसे हैं, जब हम उससे कनेक्ट होते हैं। तो योग किसका है, हमारा उस परम पिता परमेश्वर, जो भी नाम उनको देना चाहिए, जिस भी नाम से हम उनको बुलाएं, उनके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, या बोल दें यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे सेल के अंदर वो लाइट जलती है। एक सेल के अंदर लाइट चलती है, ऑटोमेटिकली दूसरे उससे कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, सारे के सारे वो जलने लगते हैं। और जब वो जलते हैं, उनकी लौ जगमगाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा भी, हमारे चक्रास भी, सब कुछ बैलेंस हो जाते हैं। तो योग क्या है, हमारे कर्मों को शुद्ध करना। हम किस तरीके के कर्म करते हैं वो शुद्ध करना सीखें। जैसे पहले हम बताया था पतंजलि योग सूत्र है यम नियम। तो यम क्या है, अहिंसा ना करना, असत्य ना बोलना, ना हम हिंसा करें, ना असत्य बोलें, चोरी नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना ही सामान रखें, उससे ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है। जब अपने यम पर काम करने लगते हैं, नियम पर काम करने लगते हैं, शौच आदि क्रियाओं को उन्होंने बताया। खाली शौच ये नहीं है कि सुबह जाकर फ्रेश हो जाना, अपने मन के अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको धीरे धीरे करके निकालना शुरू कर दो। जैसे निकालना शुरू कर देंगे, मन शांत, पवित्र, साफ सुथरा हो जाएगा। जैसे अपने घर को हम बनाते हैं, तो क्या हो गया कि योग क्या है, अपने कर्मों को शुद्ध करना है, रोज देखना अपने कर्मों को, अपनी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना। ये मन जब कोई ऐसी चीज देखता है कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, देखकर तो बड़ा मजा आ रहा है, ये पिक्चर तो कमाल की, हालांकि उस पिक्चर के अंदर हमारा कोई सरोकार नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक एंटरटेन के लिए, अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम वो जब चीजें देखते हैं, तब भी हमारा उससे योग नहीं लगता, तब भी हमारा ईश्वर के साथ योग नहीं है। अब कहाँ से योग नहीं है, तो कहाँ से अपने आप को ठीक कर लोगे। तब आप मेंटल भी आपको इश्यू आ रही है, फिजिकल भी है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है। स्पिरिचुअलिटी में भी आगे नहीं हम जा पाते, कहीं ना कहीं हम रुकावट हो जाते हैं। तो ये क्यों ऐसा है, क्योंकि हम उससे कनेक्टेड नहीं है, यानी योग हमारा नहीं लगा। तो अपने योग पर निरंतर काम करना है। पहला हो गया अपने कर्मों को शुद्ध करना है, दूसरा हो गया अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना है, तीसरा क्या हो गया, भक्ति के साथ खुद को परम के साथ जोड़ना है। भक्ति में अब नाम दे सकते हैं, जैसे हम नाम जप कहते हैं, राधा राधा, राम राम जब बोलते हैं, तो इसको करने से होता क्या, पहले मैं भी सोचा करती थी नाम जप से होता क्या है, चैंटिंग करने से होता क्या है। धीरे धीरे जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया, तब पता चला कि अगर मैं राधा बोल रही हूँ या राम बोल रही हूँ या ओम नमः शिवाय कहती कुछ भी कह रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर उनका चित्रण, उनकी पिक्चर मेरे सामने आ गई। पिक्चर आई, पिक्चर के साथ साथ इमोशंस आए, उनके अंदर की जो क्वालिटीज थी वो मैं उनसे रूबरू होने लगी। जब मैंने नाम लेना किया, अपनी पूरी ऊर्जा को एक जगह पे एकत्रित किया, उस नाम के साथ एकत्रित किया, और जब मैंने उनके गुणों को, उनके स्वभाव को देखना शुरू किया, तब मैंने क्या देखा कि मैं उन्हीं के अंदर अपने भीतर और गहरी उतरने लगी। जैसे अपने भीतर गहरे उतरने लगी, अंदर के जो ऊर्जा थी, अंदर की जो लाइट थी, जो कहीं थोड़ी सी डिम हो गई थी,
वो तेज होने लगी, जागने लगी। हर एक हमारी बॉडी के हर एक सेल काम करने लगे, हमारे सारे इमोशंस, हमारे सारे केमिकल्स रिएक्शन जो कि बढ़िया से होने लगे। धीरे धीरे जो कहते हैं ना, हमारा ENS जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे उजागर होता है? जब अपने भीतर गहरे उतरते हैं। तो जैसे हम भीतर गहरे उतरते गए, वो नाम जब तो था, शुरू में हमने उस पर काम किया, बोलते गए बोलते बोलते गए, धीरे धीरे हम उसके अंदर उतरते गए। जब हम उतरते हैं तो हमें भान नहीं रहता आसपास का, एक्चुअल में वही ध्यान है। अब उसे कोई भी रूप दे दो। तभी तो मीरा जो नाम, कृष्ण का नाम सुन के तर गई, राधा जो उनके सानिध्य में रहकर तर गई, इतने बड़े बड़े जो ज्ञानी ध्यानी हुए हम जिनको जानते हैं, कई कहते हैं राम नाम से ही जप जाते हैं। हनुमान जी, आपने हनुमान चालीसा के अंदर एक शब्द, मुझे नहीं पता आप ध्यान दिया है कि नहीं, लेकिन एक मैंने ध्यान दिया, उसमें हो सकता है आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा। उसमें एक लिखा है, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, ये ऐसी चीजें होती है जब हम अवेयरनेस होते हैं ना, जब हम पढ़ने लगते हैं कोई चीज को, जैसे एक होता है नॉर्मल हनुमान चालीसा पढ़ना, और एक होता है जब वाकई हम इसको पढ़ रहे हैं। तो ये जब शब्द मेरे आगे आया, राम रसायन, रसायन क्या? केमिकल। तो कौन सा केमिकल हमने अपने अंदर रिलीज किया? राम का। तो जब जैसे राम नाम का रसायन अपने अंदर हमने एक्टिवेट किया, वो केमिकल रिलीज होने शुरू, और जैसे वो केमिकल रिलीज होने शुरू, रोम रोम हमारा एकदम पुलकित हो उठा, हर्षित उठा। हमारे अंदर कैसा लगा कि ऊर्जा कहां से आ गई, ना कोई डर ना कोई चिंता। तो सोचिए वो हनुमान जी के अंदर तो वो पूरी तरीके से रोम रोम में समाये हुए थे राम जी, वो रसायन उनके अंदर। तो कैसे नहीं वो ऊपर उठे? तो हम तो एक चीज को ले लें, सिर्फ एक ही चीज को, अगर हम इन चीजों को ना करें, सिर्फ एक यूनिवर्सल लव को ले लें, सार्वभौमिक प्रेम, हम ये जान ले कि हम आत्माएं, हम जितने भी हमारे पास है, उन सब के अंदर भी वही आत्मा है। क्यों? क्योंकि सोर्स तो एक ही है। रूमी जी की इतने सुंदर लाइन है, उन्होंने कहा है, मैं सागर की एक बूंद नहीं हूं, सागर की एक बूंद नहीं हूं, मैं उसी बूंद के अंदर पूरा सागर हूं। तो सोचिए, हम एक आत्मा, हमारे अंदर वो ईश्वर पहले से ही विराजमान है, लेकिन जब हमारा उनके साथ योग ही नहीं हो रहा है, तो कैसे हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं? फिर तो ये बातें सारी थोती हो गई ना। जो हम सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, या कहीं किसी का सेशन अटेंड करते हैं, या मोटिवेशनल पे जाते हैं, रिट्रीट पे जाते हैं, सेंटर्स पे जाते हैं, वो क्या है? वो तो सिर्फ ये हुआ कि कुछ समय के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड नीचे हुआ और सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें आई, या कॉन्शियस माइंड के अंदर ही ये चीजें हैं, सब कॉन्शियस में तो गई नहीं। वो इसलिए नहीं गई कि हमने थोड़ी देर के लिए वहां देखा, उसके बाद उसको भूल गए। जब हम बार बार इस चीज को रिपीट करते रहते, इंप्लीमेंट करते रहते, तब वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर घर कर जाती है। एक ये था। और एक मैंने दुर्गा सप्तशती के अंदर एक ये चीज पढ़ी थी, वो भी बहुत सुंदर, उसके अंदर बताया गया है कि जब हम क्षमा प्रार्थना करते हैं, हम क्षमा भी तो नहीं करना इतनी जल्दी से जानते हैं ना किसी को, जब हम क्षमा करते हैं तो उसके अंदर क्या बताया है, बहुत कि परमेश्वरी अज्ञान से, भूल से, या बुद्धि भ्रांत होने के कारण, यानी अज्ञान से, मुझे ज्ञान नहीं था, उससे कोई भूल हुई, या कोई मैंने ऐसे ही गलती कर दी जानबूझ के वो, और कभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मैं लोगों की बातों में आ गई और मैंने ये कार्य कर दिया, तो मुझे माफ करें। क्या हम ऐसा बोल पाते हैं? हम ऐसा नहीं बोल पाते, हम छोड़ भी नहीं पाते। हम कहते हैं कि हमने उसको माफ कर दिया, लेकिन सही मायने में हमने माफ किया? नहीं माफ किया, हमने कुछ समय के लिए उनकी बातों को छोड़ा, माफ नहीं किया। अगर हमने माफ कर दिया होता तो वो बातें भी छूट गई होती ना, तो वो नहीं किया। तो हमारे जीवन में और क्या क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में शुक्राना होना चाहिए, जो हमें मिला इस समय चीज, उसके लिए शुक्रिया अदा। शुरुआत करते हैं अपने दिन की शुरुआत से, हम सो के उठे हैं, ईश्वर ने हमें एक नई सांस दिया, एक नया जीवन मिला कि हाँ हम जिंदा हैं। कई लोग कहाँ उठ पाते हैं। उसके बाद जब धरती पर पैर उठ के ही भी शुक्राना किया, अपने हाथों को देखा कि हाथ द्वारा हम कितने कार्य कर सकते हैं, उनका शुक्रिया अदा किया। अपने हाथों, कहते हैं ना, अपने हाथों के अंदर ही सारे ईश्वर है, उनको शुक्रिया अदा किया। नीचे अपने बेड से नीचे उठे, जमीन, पृथ्वी माता को शुक्रिया, वो पांचों तत्वों को शुक्रिया अदा किया।
अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, सबका शुक्रिया अदा किया। अगर हम इतना ही कर लेते हैं तो हम स्वस्थ होने की में आगे पहुंच सकते हैं। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हमें बताती हैं कि हम ठीक रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जानते हैं तो बात की जाती है कि हम अगर योग लगाना है तो अपने मन से लो। मन से कैसे योग लगाएंगे? जब हम ब्रीथिंग टेक्निक को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब हम अपने श्वास पर ध्यान करते हैं। अगर किसी को भी कोई भी ऊपर से ध्यान करना से तो मात्र 10 मिनट के साथ ही रेणु जी, योर वॉइस, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच में, थोड़ा चेक करेंगे? आवाज आ रही है? पहले क्लियर थी, अभी पिछले 2 मिनट में बीच में ब्रेक हो रही है। एक यू कैन स्पीक नाउ, अब बोल सकते हो आप। हाँ जी, अब ठीक है आवाज? बेटर है, बेटर है, प्लीज गो अहेड। तो हम अपने श्वासों के द्वारा डीप ब्रीदिंग करके अपने मन को ठीक कर सकते हैं। तो योग लगाना है उससे, तो उससे लोग योग लगाने के लिए क्या होगा? जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है और जो हमारी आत्मा है, उसके साथ हमको एकाकार होना पड़ेगा। तो अगर मन में कोई प्रॉब्लम है, विचार, नेगेटिव विचार आ रहे हैं, हर समय डर रहता है, गुस्सा रहती है, चिंता रहती है, तो ये डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दें। क्योंकि सारी प्रॉब्लम साइकोसोमेटिक, कोई भी डिजीज आती है वो हमारा उसका जो रूट कॉज है वो है साइकोसोमेटिक। मन से ही ये चीजें शुरू होती हैं जो बीमारी का रूप लेती हैं। तो मन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डीप ब्रीदिंग करना पड़ेगा, यानी मन से योग लगाया। तन से योग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आजकल हम लोगों ने एक्सरसाइज भी छोड़ दी है। हम सभी के घरों में मेड है। जैसे पहले खुद बुहार किया करती थी, झाड़ू लगाया करती थी, घर को सफाई करती थी, लीपती पोती, अब वो सब चीज नहीं होता। लेकिन क्या हम कभी बैठ के कोई भी अपने कोई भी घर के कोने को प्रॉपर तरीके से साफ करें? तो वो हमारी होगी एक्सरसाइज। या कभी सिलबट्टे पर चटनी पीसे, कभी कभार महीने में एक बार, तो वो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हम, अगर हम वो नहीं कर सकते तो हम एक्सरसाइज करें। 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप सूर्य नमस्कार करके अपने पूरी तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हम इतना तो करना ही हमें चाहिए। अब आत्मा के लिए हम क्या कर सकते हैं? आत्मा के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं। शरीर के लिए खाना जरूरी है, आत्मा के लिए ध्यान जरूरी है। तो अगर हम ध्यान लगाते हैं, कुछ समय अपने आप के साथ बैठते हैं, तो हम क्या करेंगे? हम उसको भी पोषित करेंगे। और जब हमने इन तीनों पर अपना काम करना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली हमारा योग उस ईश्वर से लग जाता है। अपने पांचों तत्व को शांत करना सीखें। अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी क्या बताती हूँ कि जब हमें कभी गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा होता है घर में, कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमारी से बाहर होती है, हमारे उस समझ से बाहर होती है, हमारे काम कर्म से बाहर होती है, मतलब उस पर हमारा कोई क्या बोलते हैं, कंट्रोल नहीं होता, हम नहीं कर सकते। उस समय क्या करना चाहिए? हमने अपने पांचों तत्व के साथ एक हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ही गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले उस जगह से हट, उस पृथ्वी तत्व को या जिस जगह पर है वहां से हट जाएं, शांत बैठें, सांसों पर ध्यान दें, वायु तत्व के साथ एक हो जाएं, जल लें, थोड़ा सा पानी पिए, खुले वातावरण में, यानी आकाश जगह ठीक चेंज करी, पृथ्वी जगह चेंज करी, बाहर आए, बाहर चले जाएं, कुछ समय अपने आप के साथ बैठे। अग्नि प्रज्वलित है इस समय, तो अग्नि को शांत करना है, जल को ले लें। तो इस तरीके से अपने पांचों तत्व के साथ एकाकार हो जाएं। ये छोटी छोटी सी प्रैक्टिस हैं जो रोज इस पर काम करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, मतलब अपने आप को सही रख सकते हैं। अगर हम निरोग हैं तो और आगे, निरोग हैं तो गुस्सा तो बहुत ही कम आएगा, लेकिन गुस्सा आना भी, ये चीजें कहते हैं ये चीजें बेकार है, लेकिन हर चीज का अपना एक महत्व है। जो भी चीजें आती है हमारे लिए वो थोड़ी समय के लिए आए, ऊपर ऊपर से आए तो बेहतर है।
गुस्सा यानी जो बच्चे को लगे कि हाँ माँ गुस्सा दिला रही है, अंदर से गुस्सा नहीं, बाहर से निकल, लेकिन किसी किसी चीज पर आपको सॉरी जरूरी हो जाता है इन चीजों का होना, लेकिन अतीत हर चीज की बुरी है। हमें सम मात्रा में कार्य करना चाहिए, समत्व योग उच्यते, हर चीज में समत्व होना चाहिए, समान होना चाहिए। अम, गीता में एक श्लोक भी है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। हर चीज में हमें समान सम होना चाहिए। ये नहीं कि दुख आया तो अति दुख हो गए, खुश आए तो खुशी हो गए। जब हम इन चीजों को समान मात्रा में, कहने का मतलब है कहीं बाहर नहीं जाना, कार्य करना है तो अपने ऊपर ही करना है, उंगली सामने वाले पर नहीं करनी, अपने ऊपर देखनी है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो करेक्ट नहीं है और मुझे क्या करेक्ट करना है। तो जब हम इन चीजों को करने लगते हैं, अपनी अवेयरनेस के साथ जुड़ते हैं, अपने इसी पल के साथ जुड़ते हैं। तो हम धीरे धीरे अपने आप के साथ योग बताने लगते हैं, अवेयरनेस की स्टेट। यहाँ पर हम एक और चीज भी वो भी देख सकते हैं कि मल आसन किया जाता है। जब हम टॉयलेट में जब फ्रेश होने जाते हैं, जब बैठते तो सीट ऐसी होती थी पहले, तो कम्फर्ट हो गए नहीं पाते। तो कोशिश करें कि दिन में कम से या शुरू में जब सुबह उठते हैं आप पानी पीते शुरू कर, इससे भी असर होता है। जब खाना खाए देखिए आपका सूर्य स्वर चल रहा है, पानी पिए, चंद्र स्वर चल रहा है। चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति को मालूम है कैसे वो अपने। अब रेणु जी आवाज क्लियर हाँ रेणु जी, वॉइस ब्रेक हो रहा था, अब क्लियर है। है। इसीलिए योगा को एक मिराकुलस मेडिसिन कहा जाता है। योग जो मैं आपको बता रही हूँ, प्राणायाम के माध्यम से अपने प्राणों को आयाम देना। प्राण, मैं इसमें सारी चीजें इकट्ठे आपको साथ में लेकर बता रही हूँ ताकि हम चीजों को समझ सकें। प्राणों को आयाम देना यानी प्राण, प्राण ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड में भरपूर मात्रा में है, लेकिन उस प्राण को हम सही ढंग से नहीं ले पाते क्योंकि हम श्वास को ही प्रॉपर नहीं ले पाते। ये पूरे हमारे डायफ्राम में नहीं जाती, ये ऊपर ऊपर ही रह जाती है। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तब ये हमारे डायफ्राम में पूरी जाती है। तो जब ये जाएगी और अंदर की जितने भी चीजें रुकी हैं, अवरुद्ध हैं, उनको ये खोलने का कार्य, इसीलिए कहा जाता है आप ध्यान, अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपनी शांत होकर बैठते हैं, तो धीरे धीरे और अपने श्वासों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो ये ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है और शरीर के अंदर आपकी नाड़ियों में, नस में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उसको धीरे धीरे डिस्काउंट है ना, 7,000 रुपए का डिस्काउंट रखूँ। और जैसे जैसे ये रिमूव कर वो प्राण ऊर्जा, वो ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और हमारी ये सिक्स्थ सेंस या हमारी तृतीय नेत्र खुलने लगता है। हमारा परसेप्शन, हमारा सॉरी हमारा परसेप्शन, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होने लगता है, यानी जीने का जो नजरिया है बदलने लगता है। तो हमें करना, हमें कुछ चीजें जो मैंने आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, पर काम करने की जरूरत है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक है जो आपने नाम सुना। रेणु जी, आवाज बहुत स्लो आ रही है, कुछ कर सकते हैं आप आपकी ओर से? अब आ रही है आपको क्लियर? हाँ, पहले से बेटर है ना। मैनिफेस्टेशन क्या होता है?
कि हमारी आत्मा का अधिकार है कि हम उसे आदेश दें। आदेश देना यानी जो भी हम उससे कह रहे हैं हमारे विचारों में स्पष्टता होना चाहिए, हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, शक्ति हो कि हम अपने विचारों को स्पष्टता दे सकें, स्पष्ट बोल सकें, दृढ़ हो हमारे विचार, स्थिर हो। जब हम ये तीनों चीजों को करते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है। ब्रह्मांड वही सुनता है जो स्थिर, ब्रह्मांड वही मानता है जो दृढ़ है। यानी हमने दृढ़ बात की, विश्वास से कहा है तो मानेगा। अगर हम अपनी विचार पर स्थिर हैं कि हम चाहते हैं यही हमें चाहिए, तो वो आपकी बात को सुनेगा। और अगर हम अपने देगा हमें वो क्या, जब हम स्पष्ट होंगे, जो भी हम स्पष्ट रूप से बोलेंगे वही हमें देगा। तो मैनिफेस्टेशन क्या हम चाहते हैं। आपने लुइस है की बुक सुनी हो, पढ़ी, उसके अंदर लुइस है ने यही होनी चाहिए क्या उस, अगर आप बीमारी, रेणु जी वापिस वापिस आवाज बहुत लो हो गई। अब आवाज ठीक है? हाँ ठीक है। वो एक्चुअली में नेटवर्क की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, इनके बीच में ना खाली हो रहा है, मुझे स्क्रीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो हमें वो देना आना चाहिए, हमें सही से अफर्मेशन पता होनी चाहिए कि हम क्या अफर्मेशन दे रहे हैं। ये सबसे जरूरी चीज है, हमें अवेयरनेस में रहना है। हमारी संकल्प शक्ति, अब क्लियर आवाज है? हमारी संकल्प शक्ति, हम क्या संकल्प दे रहे हैं। जो भी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती हैं, हम को उस लेवल पर जाकर अपनी ऊर्जा को इकट्ठी करके उस जगह को लेकर जाना है और धीरे धीरे अपने आप को उस ब्रह्मांड से जोड़ना है, उस ईश्वरी शक्ति से जोड़ना है। और वो सारी चीजों को, सारी व्याधियों को देखेंगे आप धीरे धीरे दूर होती जा रही है। लेकिन इस प्रोसेस को हमको कंटिन्यूस करना है, लगातार। हम एक ही समय पर अपने विचारों में स्पष्टता देंगे, अपने दृढ़ निश्चय होगा हमारे अंदर, स्थिर होंगे तो वो कार्य करेगा ही। अपनी जीवनचर्या को हमें साधना है, उसको साधना का रूप देना है, एकदम साध देना, सद जाना है कि हमारा जीवनचर्या कैसी है। हमने अपनी ऊर्जा को बदलना है, हम अपनी ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं, किस जगह पर है। अगर वो सही दिशा में नहीं है तो उसे सही दिशा में देना है। तो अपनी ऊर्जा को भी हमें कहाँ पर लगाना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमारे शरीर में कोई भी व्याधि आई है, किसी भी लेवल पर आई है, तो हमें निरंतर ये देखना है कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, और हम कैसा कर्म कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं कि मन कुछ और बोल रहा हो और हमारा शरीर कुछ और बोल रहा हो। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ करके बुक है, उसके अंदर बताया कि हमारा बिलीफ सिस्टम, जब तक हम अपने सेल लेवल पर जाकर अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हमारी बीमारियां ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर जो डिस्पेंसर नहीं, यू आर द प्लेसिबो। ये किताबें हमें बहुत कुछ बताती है, किताबें हमें ये बताती है कि हम कोई आम इंसान नहीं है, तो उस दिव्य शक्ति से भरपूर हैं। हम अपनी क्यों नहीं दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं अपने भीतर उतरते हैं। जिस चीज से हम अपने भीतर उतरेंगे, अपने श्वासों के साथ देंगे, अपने आप के साथ देंगे कि हम क्या करें, पसंद है। अभी तो आप देखिए बीमारी इस वजह से है कि हमें जो पसंद है हम वो नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बनना, एक अच्छा राइटर, कहीं ना कहीं वो चीज रह गई है। इस सारा काम उनको काम करना पड़ता है, इस पे टाइम मिलता है कुछ लिख सकते। ऐसे होंगे जो, जैसे हाउस वाइफ, वो अपने घर में इतनी रहती है कि वो रेणु जी वापिस वापिस आवाज ब्रेक हो रही है। सिग्नल ठीक है आपकी ओर हाँ से? जी, ठीक है। हाँ हाँ अभी जी, अब ठीक। ठीक है। हाँ ओके। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा,
अपनी इन चीजों के प्रति अवेयर होना होगा। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हम करना चाहते थे, उसे हम करें। अपने लिए समय जरूर निकालें, माफ करना सीखें, प्यार देना सीखें, छोटे छोटे जीव जंतुओं के प्रति हमारे मन के अंदर श्रद्धा हो। शुरुआत कर सकते हैं अपने मेड के, जो हमारे घर में आते हैं, हमारा जो कार साफ करता है, हमारी जो घर को आके साफ करती है, जो हमारे घर से हमारा कचरा लेके जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे इनके प्रति हम किस तरीके से बात करते हैं, हमारा लहजा कैसे, हमारे बोल कैसे हैं, उन सबको देखना होगा, चेक करना होगा। हमें हर समय अवेयरनेस में रहकर अपने आप को चेक करना होगा कि हम क्या सही बोल रहे हैं, सही सोच रहे हैं, सही इमोशंस हमारे अंदर जग रहे हैं। क्योंकि अगर सही इमोशंस नहीं जग रहे तो हमें प्रॉब्लम होगी। गट की प्रॉब्लम क्या होती है, हम ज्यादा गिल्ट में रहते हैं, डर में रहते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है, वो हमारा ठीक नहीं होता। तो हमें देखना है कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अगर हमारे गले में प्रॉब्लम है तो देख रहे हैं क्या हमारा वाक क्षेत्र सही है, हमारी वाणी द्वारा जो हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, क्या वो सही है। अगर हम उस पर काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके जो गले की प्रॉब्लम है, जो थायराइड था, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। प्रेम देना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बीपी बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसका कारण पता है हमें, गुस्सा है, स्ट्रेस है, तनाव है, उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करें। सब चीजें हमारे पास ही है। सबसे बड़ा टूल है माफ करना, शुक्रिया अदा करने, हर जगह यही बताया जाता है। तो जब अपने अंदर से खुद से नहीं जोड़ेंगे, हम काम नहीं कर सकते। हमें रूट कॉज पे जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स हमारे लिए मेडिसिन दे सकते हैं, वो हमें खानी भी चाहिए, हम बोलते भी है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने अंतर आत्मा में काम करना होगा, अपने अंदर उतरना होगा। जब आप अपने अंदर उतरेंगे, आप देखेंगे वो दवाइयां भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उन दवाइयों को छोड़कर इन चीजों को, लेकिन हाँ, क्योंकि चीजें इतनी टाइम से कर चुकी हैं कि वो एकदम से इस पे नहीं जाएंगी। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर तो ऐसा भी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी विल पावर के ऊपर होती है कि आपकी अंतर शक्ति कितनी है। तो आपकी अंतर शक्ति दृढ़ है तो आप तुरंत तो उसका रिजल्ट, लेकिन अगर जोर है तो रिजल्ट मिलेगा। आप ऐसा नहीं है उनसे रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन समय लगेगा। उस समय हर वेरी करता है, हर किसी अपनी अपनी बॉडी, हर किसी के अंदर बात, उनको देखना कि किसकी ज्यादा अधिक, लेकिन सबके अंदर रेणु जी वापस आवाज ब्रेक हो रही है, लो हो रही है, ब्रेक हो रही है। अब आ रही है आवाज, मुझे लगता है इस बार। हाँ, हाँ जी, बेटर बेटर है। पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। अब ठीक है। यस, इट इज बेटर। अगर हमारे अंदर बहुत गुस्सा है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपको बीपी होना ही होना है, आपको सर दर्द की समस्या रहेगी, माइग्रेन रहेगी, और आपके स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको होगी। तो करना क्या है, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक जगह शांत होकर बैठ जाएं और अपनी श्वास जो कि बहुत तेज होगी ना, उसको देखना शुरू कर दें। इसलिए कहते हैं ना, काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए। मतलब अपने मन को, अपने थॉट को चेंज कर दीजिए, किसी ऐसे काम में लगाइए जो कि आपको खुशी दे, आनंद दे, या एक नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट की तरफ ले आए। ये देखना बहुत जरूरी है। जब आप नेगेटिव से अपने आप को पॉजिटिव थॉट की तरफ लेकर आएंगे, तब भी आपका गुस्सा धीरे धीरे, लेकिन ये प्रैक्टिस में होगा, एक बार करने से कुछ भी नहीं होगा। नंगे पैर हम लोग नहीं चलते हैं, आपने देखा होगा घरों में भी हम चप्पल पहन के चलते हैं, तो हम अपनी पृथ्वी माता से कनेक्टेड नहीं है। तो योग क्या करना है, कैसे योग लगाना है, अपने आप को इस पृथ्वी माता के साथ जोड़ना है, उनके सानिध्य में रहना है, उनका स्पर्श लेना है। सुबह पार्क में जा सकते हैं, घास पे नंगे पैर चल सकते हैं, उस ओस की बूंदों को फील करना। तो ये जो चीजें हमने ले ली है ना, इसकी वजह से भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए, 2 दिन आप नंगे पांव चलना शुरू करेंगे ना, तो हमारे पैरों में ना प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो जब हम चलना शुरू करते हैं नंगे पांव, तो उस पर जोर पड़ता है, वो एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। जब एक्टिवेट होंगे, वो पूरी हमारे यहाँ तक जुड़े होते हैं। वो जो पॉइंट्स होते हैं, जो मेरिडियंस होती है, वो पैर से लेके हमारे सर तक होती है, तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे।
तो जब हम ऐसी चीजें करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी पहले प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, धीरे धीरे बड़ी ठीक होती है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिना उसके नहीं काम चलेगा। और जब हम शुक्रिया अदा करते हैं, या जब हम बच्चों के साथ खेलते हैं, बड़ों के साथ खेलते हैं, उनसे बात करते हैं, तब भी हमारे अंदर की जो ईश्वरी ऊर्जा है ना, वो विकसित होनी शुरू और खिलती है, खुश होती है, हमारे सेल्स रिजुविनेट होने लगते हैं। ये तब होने लगते हैं जब हम ऐसी क्रियाएं करने लगते हैं, ग्रेटिट्यूड देना, फॉरगिवनेस करना, ये अफर्मेशन देना, ये सारी चीजें इसी के अंदर आती है। तो ये है कि खुद से प्यार करो, आप जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो, और अपने आप को स्वीकार करते हुए अपने अंदर जो लग रही है उसको काम कर दो। तो जब हम ये सब काम करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हम हम ऑटोमेटिकली। रेणु जी वापिस आवाज लो हो गई। जी, अब ठीक है आवाज? बेटर है, बेटर। जी, बस मेरा भी यही खत्म होने वाला है। बस ये लास्ट पॉइंट यही है कि खुद से प्रेम करो, आप जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो, अ, उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करो। जो जीवन मिला है बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया मिला है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलता। आप यही सोचिए कि आज जीवन है, आज है और अभी है, कल का मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे जो जीना है, जो करना है, इसी मोमेंट पे करना है। तो यहीं से मैं खत्म करती हूँ कहकर। बहुत सारी बातें थी, लेकिन मेरा जो लगता है काम नहीं कर रहा है, ज्यादा नेट की लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से मेरा कुछ ना कुछ, क्योंकि यहाँ पर भी मेरी ब्लैंक हो रही है स्क्रीन। तो फिर कभी दोबारा आऊंगी और कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, इतने प्यार से मेरी बात को सुनने के लिए, और आप सभी का मेरा तहे दिल से शुक्रिया। रेणु जी आपने बहुत अच्छी तरह से सारे योग का मिलन करके एक्सप्लेन किया कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सारे का समन्वय करके आपने बताया कि हमारी रूटीन लाइफ में ये सब चीज को लेके आगे कैसे बढ़ सकते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू रेणु जी। हम आपके बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। आप किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछिए, जिसको भी कोई भी क्वेश्चन हो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। If anyone have any question, you can unmute yourself and you can ask. I think there is no question from the audience perspective. तो यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं। Thanks everyone for joining. Thank you so much Renu ji for Thank you. spending your time and efforts to enlighten us Thank about you. the yoga in daily life. Thank you so much. Thank you.